हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है आज का सॉल्बिलिटी से और उसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए हम लोग देखते हैं कि सॉल्बिलिटी होती क्या है। तो देखो मैंने टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। इसका डेफिनेशन क्या होती है बच्चों कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्थिर ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा को संतृप्त करने के लिए संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की जो मात्रा होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विलेयता कहते हैं। ठीक है, विलेयता को जनरली हम लोग ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर, आप बच्चों जानते हो ये क्या है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। ये क्या होते हैं बच्चों? ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो विलेयता को हम लोग जनरली बच्चों ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं। क्लियर बच्चों? तो समझते हैं बच्चों, आपने तो ऐसे कह दिया। कंडीशन ये होती है बच्चों सॉल्बिलिटी की, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है ना, और इसमें हमने क्या किया है कि एक सॉल्वेंट का, किसी विलायक का एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड अमाउंट हम ले लिया, ठीक है ना। तो इस फिक्स्ड अमाउंट हमने ले लिया विलायक का। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसमें हम लोग विलेय को घोलते हैं, ठीक है, और तब तक घोलते हैं जब तक ये घुलता आता है, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इसका घुलना इस विलायक में क्या होगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, वो कंडीशन कहलाती है बच्चों सेचुरेशन की कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है वो? दैट इज द कंडीशन ऑफ सेचुरेशन। उसको हम लोग कहते हैं संतृप्तता। क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं हम लोग संतृप्तता कहते हैं। तो सेचुरेशन की कंडीशन को ऑब्टेन करने तक अगर आप विलेय को मिलाते हो, घुलता जाता है, ठीक है ना, तो वह इस सॉल्वेंट की कहलाती है क्या? विलेयता। क्लियर है ना? और देखिए, विलेयता जो होती है बच्चों, कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो उसको गवर्न करते हैं, कह सकते हो प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे आप इसी में देख लो, आपने कहा है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। क्लियर है ना? तो टेम्परेचर को काहे कांस्टेंट रख रहे हो? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का रीज़न क्या है इसके पीछे? ठीक है, यानी कहीं ना कहीं से जो सॉल्बिलिटी होती है वो टेम्परेचर से क्या होती है? प्रभावित होती है। इसीलिए हम लोग जब भी सॉल्बिलिटी की बात करते हैं तो उस केस में जो मेजर फैक्टर होती है सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करने वाली, वो होती है टेम्परेचर। इसी वजह से हम लोग ऑलवेज जब भी हम लोग विलेयता की बात करते हैं बच्चों, तो ताप को क्या करते हैं? स्थिर रख के हम लोग विलेयता देखते हैं, क्योंकि विलेयता जो होती है वो ताप से क्या होती है? प्रभावित होती है। क्लियर बच्चों? तो हम लोग अब देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्बिलिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्बिलिटी या किसी सॉल्वेंट की, किसी सॉलिड की सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करते हैं। यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं बच्चों जो किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्बिलिटी को, किसी भी सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, पहले इसमें बच्चों, इसमें जो पहला जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे, वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों? ये सबसे मेजर फैक्टर होता है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलेय और विलायक की जो प्रकृति होती है वो सबसे बड़ा फैक्टर होती है। ठीक है, सेकेंड फैक्टर हम लोग रखेंगे बच्चों टेम्परेचर को। टेम्परेचर, उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
प्रेशर का हम लोग इफेक्ट, ये बच्चों 3 मेजर फैक्टर हैं, ठीक है, जो किसी भी सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और भी कुछ छोटे मोटे टर्म्स होते हैं बच्चों जो सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे इसमें आप लोग फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते होंगे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट जो थ्योरी होती है बच्चों, वो ऑल्सो क्या करती है, वो भी विलेयता को कहीं ना कहीं से स्लाइटली अफेक्ट करती है। क्लियर बच्चों? तो वो अगर वैसा हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ाएंगे आपको आयनिक थ्योरी में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कौन से ये फैक्टर्स हैं और किस तरह से ये सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला हम लोग फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, जो सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक, दैट इज़ कॉल्ड एज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मैंने पहले ही कहा कि जो विलेय और विलायक की जो प्रकृति होती है, इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, विलेय व विलायक की प्रकृति, ठीक है। देखिए बच्चों, जनरली हम लोग जानते क्या हैं, ठीक है, कि जैसे जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब पोलर का मतलब होता है जैसे पानी जैसे विलायक होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल होता है, जिनका नेट डाइपोल नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसे सॉल्वेंट जैसे वाटर जैसे सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि जनरली अगर हम लोग साल्ट्स और शुगर की बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं पानी मतलब पोलर सॉल्वेंट में ईजिली जो होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये पोलर, तो पोलर जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, ठीक है ना, वो पोलर सॉल्वेंट में इजी डिसॉल्व आते हैं, ठीक है। और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि साल्ट्स और वाटर जो होते हैं, शुगर जो होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी जैसे जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें आसानी से डिसॉल्व होते हैं। और वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर हमने नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जैसे, अगर हम लोग नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम बात कर सकते हैं बेंजीन। तो बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। यानी क्या निकल के आ रहा है कि अगर पोलर कंपाउंड है, इसको कहते हैं अब ध्रुवीय यौगिक, तो ध्रुवीय यौगिक है तो ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाएगा। और अध्रुवीय यौगिक है, नॉन पोलर कंपाउंड है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा बच्चों, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है बच्चों, लाइक डिसॉल्व like, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे आप इजीली इससे सॉल्बिलिटी का आइडिया लगा सकते हो कि कौन किस में घुलेगा। क्लियर है बच्चों? तो क्या होता है कि जो पोलर कंपाउंड होता है ना, पोलर कंपाउंड, तो ये पोलर सॉल्वेंट में ईजिली डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है? और नॉन पोलर कंपाउंड है, ये इसमें आसानी से घुल जाएगा, ठीक है। और नॉन पोलर कंपाउंड है, अगर नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, आसानी से घुल जाएगा। लेकिन ये इसमें आसानी से नहीं घुलता है और ये इसमें आसानी से नहीं घुलता है। क्लियर बच्चों? मतलब क्या है कि नॉन पोलर जो है कंपाउंड वो पोलर सॉल्वेंट में, और पोलर कंपाउंड जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है। क्लियर बच्चों? तो ये जनरल एक सॉल्बिलिटी का आइडिया होता है कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जनरली हम सॉलिड सब्सटेंस की लिक्विड में सॉल्बिलिटी की बात करते हैं, हम लोग किसी ठोस विलेय की द्रव में विलेयता की बात करते हैं। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो पोलर कंपाउंड होते हैं, पोलर कंपाउंड जिसमें डाइपोल पाया जाता है, ठीक
ठीक है। तो वो कंपाउंड जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाते हैं। क्लियर बच्चों? जैसे देखो, आपने देखा होगा कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ठीक है बच्चों, ये आपका बेंजीन में आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि ये जो आपका है दैट इज़ अ नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, और ये जो सॉल्वेंट है ये भी कैसा है बच्चों? दैट इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है ना? तो नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन में क्या होगा? आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही CS2 की बात करते हो, कार्बन डाइसल्फाइड की, ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड भी बेंजीन में आसानी से घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा? क्योंकि ये भी क्या होता है बच्चों? दैट इज ऑल्सो नॉन पोलर कंपाउंड। तो नॉन पोलर कंपाउंड जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से क्या होता है बच्चों? घुल जाता है। क्लियर है ना? लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अगर इसको CCl4 को अगर हम इसमें वाटर में डिज़ोल्व करना चाहें बच्चों, ठीक है, तो ये इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। अगर हम CS2 को अगर हम चाहें कि पानी में डिज़ोल्व कर दें, ठीक है, तो ये डिज़ोल्व होने वाला नहीं है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये तो नॉन पोलर है, ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, समझ में आ रहा है? और ये कैसा कंपाउंड है? दैट इज़ द पोलर कंपाउंड। समझ में आ रहा है आपको? तो जनरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक, अगर पोलर है तो पोलर में घुलेगा, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर कंपाउंड है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जनरली आसानी से क्या होता है? घुल जाता है। क्लियर बच्चों? अब देखिए, इसी से रिलेटेड हम लोग और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में घुल भी जाते हैं। अभी मैंने कहा ना कि शुगर जो होता है घुल जाता है, तो बच्चों शुगर जो होता है दैट इज़ अ पोलर कंपाउंड। इवन देखिए कि एथिल अल्कोहल जो होता है C2H5OH, ये भी पानी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, आसानी से घुल जाता है। क्लियर? क्योंकि यही पोलर होता है, ये भी क्या है? पोलर है। तो दो पोलर कंपाउंड जो होते हैं आपस में मिक्सेबल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिसमें कंट्राडिक्शन भी होता है। ठीक है, जैसे आपका C2H5Cl जो होता है ये पानी में आसानी से घुलता नहीं है। क्लियर बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट आपको और भी जानना है, ठीक है, कि वे कंपाउंड ही पानी में घुलते हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पानी में घुलते हैं जो पानी साथ क्या बनाता है बच्चों? हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने डिस्कस किया होगा, ठीक, कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही वाटर सॉल्युबल होते हैं जो वाटर के साथ, मतलब H2O, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए अभी मैं कहा ना कि C2H5OH है, ठीक है, ये पानी में घुल जाएगा। ठीक है, क्यों घुल जाएगा? क्योंकि ये पानी के मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट होते हैं, इससे अट्रैक्ट होते हैं या ये इसको अट्रैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? देखिए C2H5OH आपने दिखा दिया पोलर है तो निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही वाटर पोलर है निगेटिव पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्लियर है ना? तो ये जो लिंकेज है दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना? तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अब आपको पता ही है हाइड्रोजन बॉन्ड में आता है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। आपने सुना होगा कि जो फोन एलिमेंट होते हैं वही आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। क्लियर है ना? तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पानी में घुलते बच्चों जो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। देखिए मैंने अभी कहा आपसे कि एथिल क्लोराइड जो होता है, अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था पहले चैप्टर में कि पोलर होता है, लेकिन फिर भी आपका पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। क्लियर है? देखिए आपसे कहा गया है कि RX जो होता है दैट इज अ पोलर कंपाउंड,
ये एक पोलर कंपाउंड है, फिर भी वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। रीज़न ये है बच्चों, रीज़न इसके पीछे ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि एल्किल हैलाइड पोलर होते हुए वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, ये बॉन्ड इसमें बनने वाला नहीं है, और बनने वाला नहीं है तो ये पानी में क्या होगा, घुलेगा नहीं। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि सारे जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पोलर होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, नहीं, वही आपका पोलर कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है, जो क्या होगा आपका पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता होगा, ठीक है, क्षमता रखता होगा। क्लियर है ना, समझ में आया? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि पोलर जो होता है वो पोलर में आसानी से घुलता जरूर है, ठीक है, और नॉन पोलर जो होता है वो नॉन पोलर आसानी घुलता है, लेकिन आपको ये बात रखनी है कि सारे जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं, वही डिज़ोल्व हो सकते हैं जो वाटर के साथ में क्या बनाएंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है? चलो बच्चों, मैंने आपके सामने कुछ मिक्सचर्स रखे हुए हैं, 2 कंपोनेंट रखे हुए हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो आपका कंपोनेंट है वो वाटर सॉल्युबल होगा, मतलब कौन सा सॉल्युबल होगा, मिक्सबल होगा आपस में, और कौन सा मिक्सबल नहीं होगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला देखिए, वाटर प्लस अल्कोहल सॉल्युबल होगा कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसमें देखिए ये पोलर, ये नॉन पोलर नहीं घुलेगा। ये देखिए एस्टोन, ये पोलर होता है, ठीक है ना, इसमें ये बॉन्ड जो होता है CO बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड जो होता है पोलर होता है, पोलर पोलर स्लाइटली घुल जाएगा। एसिटिक एसिड है, वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, कोई भी एसिड होती है वाटर सॉल्युबल होती है, कम घुले अधिक घुले। नैप्थलीन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, ये नैप्थलीन जो होती है ये 2 एरोमेटिक रिंग होते हैं और प्लस बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, ये घुल जाएगा इसमें, ठीक है ना, तो ये इसमें सॉल्युबल है, ठीक, नेचर एक जैसा है इनका। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, और वाटर, ये आपका देखिए ये नॉन पोलर, ठीक है ना, और ये पोलर, समझ आ रहा है, ये घुलने वाला नहीं है। बेंजीन प्लस CS2 घुल जाएगा, दोनों का नेचर एक जैसा है, ठीक है, ऑर्गेनिक वैसे भी, और ये आपका जो है नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, घुल जाएगा। नॉर्मल हेक्सेन, दोनों आपके नॉन पोलर हैं, ये भी नॉन पोलर, ठीक है, और ये भी आपका नॉन पोलर, ठीक, दोनों घुल जाते हैं। इवन ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। जाइलिन प्लस वाटर नहीं घुलेगा, क्यों नहीं घुलेगा? जाइलिन बच्चों ये होता है बेंजीन रिंग में, कहा तो नहीं गया है, ठीक है, कौन सा जाइलिन है, हमने आर्थोजाइलिन ले लिया है, ठीक है, बेंजीन रिंग में 2 CS3 जो होता है वो जाइलिन होता है, तो चूंकि ये इसके अकॉर्डिंग आर्थो पोजीशन पे है तो दैट इज़ आर्थोजाइलिन, ठीक है, मेटा भी होता है, पैरा भी जाइलिन भी होता है। क्लियर है ना? जाइलिन प्लस वाटर, तो ये देखिए ये आपका, मान लीजिए हमने ये ले लिया है, सपोज दैट, ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये दैट इज़ अ नॉन पोलर, और ये क्या आपका पोलर, तो पोलर नॉन पोलर नहीं घुलेगा। जाइलिन प्लस टॉलुइन, देखिए ये आपकी है जाइलिन, मैंने अभी आपको बताया है CS3 ये जाइलिन, और प्लस टॉलुइन बेंजीन रिंग में एक CS3 एक जैसे है, क्या हुआ, घुल जाएगा, यानी ये इसमें मिसफुल है। क्लियर बच्चों? तो आप ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, इजीली आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। पूछा रहा है कि विच वन इज सॉल्युबल एंड विच वन इज नॉन सॉल्युबल, तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो। ये आपको NCERT में ऐसे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब बच्चों अगला जो फैक्टर होता है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर, ठीक है ना, तो हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है? अभी आप जब डेफिनेशन देख रहे थे तो डेफिनेशन में बताया गया था कि जब भी हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो उस केस में टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जब भी हम लोग किसी सॉलिड हो, हम चाहे सॉलिड को लिक्विड में घोलें, ठीक है ना, लिक्विड को लिक्विड में घोलें, ठीक, गैस को लिक्विड में घोलें, अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन बनना है, लिक्विड सॉल्यूशन बनना है, ठीक है, तो सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड होगा। सॉल्वेंट कौन होगा? इसमें लिक्विड होगा।
ठीक है। तो हम लोग जनरली यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, इस चैप्टर में जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग देखना है, तो जनरली हम लोग ऐसे सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें सॉलिड को किस में घोला जाता है, लिक्विड में, ठीक है, या फिर लिक्विड को लिक्विड घोला जाता है। ये बहुत रेयर केस है, ठीक है, और इसको स्पेशल केस के अंदर स्टडी भी किया जाता है, क्लियर है ना, वो हम लोग बाद में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जब हम किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में घोलते हैं, किसी सॉलिड को या किसी लिक्विड को, तो वो प्रोसेस जो होता है, ठीक है, किसी सॉलिड का लिक्विड में या किसी लिक्विड का लिक्विड में घुलना जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डिसोल्यूशन। उसको बोलते हैं विलीनीकरण बोलते हैं उसको, ठीक है, घुलना कहते हैं ना आपको, उस घुलने को एक साइंटिफिक वर्ड दिया गया है विच इज़ कॉल्ड एज द डिसोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड बोलते हैं, क्लियर है ना। तो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, अगर वो डिसोल्यूशन प्रोसेस मतलब घुलने की जो प्रक्रिया है, घुलने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, अगर वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो 0 से क्या होती है, अधिक होती है। कह सकते हो कि डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव आएगी, जो भी आए पॉजिटिव आएगी, क्लियर है ना। अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है, अगर आपका एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है मतलब डेल्टा एच शुड बी निगेटिव, यानी डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 0 से कम, मतलब निगेटिव आएगी, ठीक है। तो अगर किसी सॉल्यूट को अगर किसी आप सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है कहलाता है डिसोल्यूशन, घुलने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है बच्चों, अगर आपका एंडोथर्मिक है मतलब अगर आपका उष्मा शोषी है, अगर ये उष्मा शोषी है, अगर ये उष्मा शोषी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उष्मा छेपी है, अगर उष्मा छेपी है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है बच्चों। देखिए, अगर सॉलिड को सॉल्वेंट में जो डिज़ोल्व होने की प्रक्रिया है, अगर वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, अगर ये आप टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, इंक्रीज़ करते हो, ठीक है ना, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी ये भी आपकी इंक्रीज़ करती है, सॉल्युबिलिटी विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस, क्लियर है। बट अगर मान लीजिए आपका जो विलेय और विलायक का जो घुलने का जो प्रोसेस है, अगर वो उष्मा छेपी है, ठीक है, मतलब अगर उसमें उष्मा ऑलरेडी देखो एंडोथर्मिक मतलब होता है कि उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को उष्मा की रिक्वायरमेंट है, उष्मा चाहिए उसको प्रोसेस होने के लिए, ठीक है, और आप ताप जो है बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो ताप बढ़ाओगे तो उस केस में सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो अगर उष्मा छेपी है, मतलब प्रोसेस से ऑलरेडी हीट जो होती है बाहर निकल रही है, और आप हीट दोगे, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हो, ठीक है ना, इंक्रीज़ करते हो टेम्परेचर, तो इस केस में आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी वो हो जाएगी डिक्रीज़, मतलब जो विलेय का विलायक में घुलने का जो प्रोसेस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, घट जाएगा, उसकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों। देखिए ऐसा होता है क्यों बच्चों, कि जब भी किसी हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं, ठीक है ना, तो जब उसमें सॉल्यूशन क्रिएट होता है उस प्रोसेस में, ठीक है ना, तो उस केस में ये जो सिस्टम होता है ना, ठीक है, वो सिस्टम होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, गतिक साम्य में होता है, ठीक है ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो आपको पता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब समझ रहे हो कि जब आप विलेय को विलायक में घोल रहे हो,
इक्विलिब्रियम का प्रोसेस होता है तो उस केस में आपके जो प्रोसेस होते हैं वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वो कन्वर्जन होता रहता है, ठीक है ना। और ये भी कहते हो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इक्वल टू रेट ऑफ क्या होता है, बैकवर्ड प्रोसेस होता है। और चाहते हो आप वो सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व हो जाए, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। क्लियर है ना। इसके लिए हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ठीक है। जो उस इक्विलिब्रियम के लिए फेवर करने वाली कंडीशन होती है वो कंडीशन हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और पता है आपको कि हमेशा से जब भी हम लोग किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब किससे होता है, विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, विद द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इन सब चीज़ों से इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। क्लियर है ना। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, दैट इज कॉल्ड एज द ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है ना। ला शातेली का सिद्धांत जो होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी सोल्यूशन में के लिए जो सॉलिड और सॉल्वेंट का जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है उसको डिफाइन किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर इन दोनों के विलेय और विलायक के घुलने का प्रोसेस अगर उसमें सोसी है तो ताप बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर उसमें छिपी है, ठीक है, तो ताप बढ़ाओगे तो क्या होगी, विलेयता घट जाएगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब ठीक आपको जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाने का इफेक्ट देखा उससे उसको घटाने का इफेक्ट भी समझना पड़ेगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको। जैसे आपने कहा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने का इफेक्ट आपने देखा, समझ रहे हो, बढ़ाया तो क्या होगा, बढ़ जा रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर उसमें छेपी प्रक्रिया है, उसमें सोसी प्रक्रिया है और ताप को घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, समझ रहे हो ना। और ऐसे ही अगर उसमें छिपी प्रक्रिया है, ठीक है, तो यहाँ ताप बढ़ाने पे घट जा रहा है तो ताप घटाने पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो उसका रिवर्स कंडीशन भी आपको तैयार रखना है। क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों अगला जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखते हैं, थर्ड टॉपिक इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफ़ेक्ट जो होता है वो हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं किसी भी डिसोल्यूशन प्रोसेस में, किसी भी सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या होता है। बच्चों जब किसी सॉलिड को जब आप किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हो ना, ठीक है, जब किसी ठोस विलेय को जब किसी लिक्विड सॉल्वेंट में आप जब इसको डिज़ोल्व करते हो, घोलते हो, तो उस केस में प्रेशर का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं होता है, ठीक है। यानी कह सकते हो कि प्रेशर बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, या घटाने से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ उसमें सार्थक परिवर्तन देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। क्लियर है बच्चों। लेकिन अगर किसी गैस सॉल्यूट को अगर आप किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो, ठीक है ना, तो उस केस में प्रेशर का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहे हो आप। मतलब किसी सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में, ठीक है, डिज़ोल्व करने के केस में जो प्रेशर का जो इफ़ेक्ट होता है बच्चों, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं होता है। लेकिन किसी गैस सॉलिड को जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो तो उस केस में द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और इसी चीज़ को हम एक स्पेशल वे में पढ़ते हैं। इसको एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज अ हेनरीज, ठीक है ना, ठीक है। यानी किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग हेनरी के लॉ से इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। जो हेनरी का नियम है उसके द्वारा किसी गैस की द्रव में विलेयता पे दाब का जो प्रभाव है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर बच्चों। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हेनरी लॉ क्या होता है। बच्चों जब हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं लिक्विड में,
ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत ऑड लगता है, ठीक है, कि कैसे हम लोग गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। बट आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे हम लोग गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। आप देखते होगे कि जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, वो पानी में श्वसन कैसे करती हैं, ठीक है। जितने भी जलीय जीव होते हैं वो श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न करते हैं, यानी कहीं ना कहीं से पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो डिज़ोल्व होता है, थोड़ी मात्रा में डिज़ोल्व होता है लेकिन डिज़ोल्व होता है, ठीक है। उसी ऑक्सीजन को जो जलीय जीव होते हैं वो अपने श्वसन में काम लेते हैं, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया उसे संपन्न करते हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं से गैसेज जो होती हैं वो लिक्विड में सॉल्युबल होती हैं। क्लियर ना, समझ में आ रहा है आपको। तो गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट ने लॉ दिया है विच इज़ कॉल्ड एज द हेनरी लॉ, ठीक है। हेनरी ने ये कहा कि अगर आप किसी भी डिसोल्यूशन प्रोसेस में जिसमें जो विलेय है वो गैस है और जो विलायक है वो द्रव है, ठीक है, तो उस केस में जब आप किसी गैस की द्रव में विलेयता की बात करते हो तो जब किसी लिक्विड, इस मान लीजिए लिक्विड है, ठीक है, तो जब किसी लिक्विड में, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये कंटेनर है, ठीक है ना, और इस कंटेनर में ये लिक्विड हमने भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल हैं, ये गैस के पार्टिकल हैं कुछ, ठीक। तो जब आप किसी चीज़ से आप प्रेशर अप्लाई करोगे, क्लियर है ना, ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऊपर से तो उस केस में हम लोग को ये देखने को मिलेगा, ठीक है, इस केस में हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि ये जो गैसेस पार्टिकल हैं, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस होगा वो कम होता जाएगा धीरे धीरे, कि क्या होगा, इससे स्पेस इसमें कम होगा इनके बीच में, और ये जो होंगे ये इस लिक्विड के सरफेस पे क्या करेंगे, फिर प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देंगे, दाब डालना शुरू कर देंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, और इसमें ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है, यानी ये कह सकते हो कि जब किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो उस गैस की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। क्लियर है, समझ में आया आपको। जनरली हम लोग ये देखते हैं जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्पेस जो है वो कम होगा पार्टिकल्स के बीच में, गैसेस पार्टिकल के बीच में, ठीक है, और ये क्या करेंगे, जो लिक्विड का सरफेस होगा उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, दाब डालेंगे, ठीक है, फोर्स या कह सकते हो प्रेशर, ठीक, बिकॉज प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है ना, पी क्या होता है, P इज इक्वल टू F/A, ठीक है, तो यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक। तो अप्लाई करेंगे इस पर तो ये इसमें डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को डिटेल स्टडी करके हेनरी ने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर according to Henry, at a constant temperature the amount of gas in liquid solution is proportional to partial pressure of gases। ठीक है ना, इन्होंने ये कहा कि किसी भी गैस की जो किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, या अमाउंट होता है उसका जो उसमें घुला हुआ है, ये जो इसका अमाउंट जो इसमें घुला हुआ है, ठीक है, ये इस गैस के द्वारा लगाए गए प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समझ रहे हो। अब जिस सेंस में उसको समझना चाहते हो, अब हम इस सेंस में कह सकते हैं भाई जब गैसेस का अमाउंट अधिक होगा तो ये प्रेशर डालेंगे, अब ऊपर तरफ डालेंगे। क्लियर है ना। तो आप दोनों केस में स्टडी कर सकते हो उसको।
इवन हम लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं तो बताओ इस पर जब प्रेशर अधिक रहेगा, ठीक है, तो जब भी प्रेशर अधिक डालेंगे तो इनकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, इसमें अधिक होगी ना, क्योंकि वो उस लिक्विड पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी गैस का जो अमाउंट होता है उस लिक्विड सोल्यूशन में, ये उनके पार्शियल प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट m ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आता है m इज इक्वल टू KH, ठीक है, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, ये एक रिलेशन आता है बच्चों। ठीक है, वेयर m is amount of gas in liquid solution, P of gas that is called as the partial pressure of gases, or KH is called as the proportionality constant and called as the Henry's constant। अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा कि हेनरी कांस्टेंट क्या है। क्लियर है बच्चों। अब आप जानते हो कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है ना, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। क्लियर है। किसी भी गैस का, सिंस वी नो दैट पार्शियल प्रेशर of a gas is directly proportional to mole fraction of that गैस। क्लियर है ना। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों, वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है ना। यानी हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी गैस के लिए हम स्टडी कर रहे हैं ये केस कि हम उसके लिक्विड में सॉल्बिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी अगर हम ये केस स्टडी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, हमने इस पर क्या किया है कि किसी गैस के इसमें हम सॉल्बिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो हम बताओ बच्चों कि जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है ना, ये गैस जब प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है, तो उस केस में जितना अधिक प्रेशर अप्लाई करेगी, उस केस में इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा गैस का उस लिक्विड में, वो क्या होगा, उतना अधिक होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्लियर है ना। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है ना। तो यहाँ से भी स्टेटमेंट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा आपका, इस साइन को हटा दीजिए, ठीक है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है बच्चों, ये दोनों बच्चों जो इक्वेशन हैं, ठीक है, ये हेनरी लॉ को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब आपका जनरली अमाउंट के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, तो हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब दो अमाउंट, ठीक है, पार्शियल प्रेशर रिस्पेक्ट में दिए आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करते हैं। जब भी मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे वहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इस रिलेशन को यूज़ करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और ये रिलेशन जो होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पे आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन में, आपको जेई में, ठीक, आपको नीट में, आपको इस पे क्वेश्चंस मिल जाने हैं। समझ रहा आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्लियर बच्चों। अब देखो इसमें जो कांस्टेंट है, अब उसमें कौन सी चीज़ क्या है, P ऑफ गैस दैट इज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्लियर है ना।
और के एच जो है बच्चों वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि के एच is called as Henry's constant, ठीक है, which values depends upon nature of गैस। बच्चों ये के एच जो होता है ना, हेनरी कांस्टेंट से कहते हो, ये कहने के लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे लक्षण नहीं होते इसमें, क्लियर है ना, मतलब कई तरह से ये वैरी करता है। आप कह रहे हो कि के एच इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, ठीक है, विच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, यानी हम कह सकते हैं ये, इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। पहले यूनिट जानो इसका, यूनिट ऑफ के एच क्या होगा, यहाँ से निकाल लो, देखो ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो जो यूनिट आपको प्रेशर का मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो वही यूनिट हम लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से हम लोग, या फिर यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो के एच की यूनिट आती है बच्चों जनरली वो प्रेशर की यूनिट आती है, ठीक है, जिस टर्म में प्रेशर हम लोग देखते हैं उसी टर्म में जनरली हम लोग के एच की मात्रा को यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड बच्चों, फॉर, या कह सकते हो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के एच इज डिफरेंट या कांस्टेंट at a constant temperature the value of KH is constant for that gas, क्लियर है ना। मैंने अभी कहा ना कि कहने के लिए कांस्टेंट है, बट जो कांस्टेंट जैसा लक्षण इसमें होते नहीं है। मतलब क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, अभी आपने देखा कि ये एक तरह से क्या है, दैट इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, समझ में आ रहा है आपको। तो कहने के लिए कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर के साथ में इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। मतलब किसी इंडिविजुअल गैस के लिए दिए गए टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी हम ये कह सकते हैं फॉर डिफरेंट गैसेस द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट, ठीक है ना। यानी डिफरेंट गैसेस के लिए जो KH की वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। साफ साफ स्पष्ट हो गया। मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैसेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना। यानी किसी दो डिफरेंट गैसेस के लिए जो KH की वैल्यू होती है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। यानी दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्या, गैस, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए इसमें, if the value of, ये कह सकते हो the value of KH is generally increases with increases
द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के साथ में के एस की जो वैल्यू होती है वो जनरली क्या होती है बच्चों, इंक्रीज़ करती है, ठीक है ना। और लास्ट इसमें अगला पॉइंट क्या होगा, एंड हायर वैल्यू ऑफ के एच shows that lesser solubility of gases in liquid। क्लियर है ना, समझ आ रहा है। मतलब ये है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो के एस की वैल्यू हाई होती है, ठीक है। और जब के एस की वैल्यू हाई होगी तो गैस की जो सॉल्बिलिटी होगी वो लिक्विड में क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यही रीज़न है बच्चों, यही रीज़न है कि जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, स्पेशली अगर फिशेज वगैरह की बात करो, ठीक है, तो वो जो क्या करते हैं गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, झरनों की तरफ जो झीलें होती हैं उस तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उधर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो टेम्परेचर कम है तो उस पानी में ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, तो उनका शोषण करने में क्या होगी बच्चों, आसानी होगी। क्लियर है। तो इस वजह से जो मछलियाँ होती हैं या एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली वो ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं रादर देन द हॉट वाटर। क्लियर है ना। जो गर्म पानी होता है उसके अच्छा, जो स्लाइटली गर्म होता है उसकी अपेक्षा वो ठंडे जल में रहना क्या करती हैं, अधिक पसंद करती हैं। क्लियर है ना। इसी रीजन की वजह से क्योंकि के एस की टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो के एस की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। और जब के एस की वैल्यू हाई होगी तो सॉल्बिलिटी क्या होगी बच्चों, गैसेस की लिक्विड में लेस हो जाएगी। क्लियर है ना। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, ठीक है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली के एस को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। जैसे मान ली 4 गैसेज हैं, दे दिया जाए ऑप्शन में, दे दिया जाए 4 गैसेस के लिए के एस के वैल्यू दे दिया जाए, कहेगा पूछ दिया जाए आपसे कि किस गैस की सॉल्बिलिटी जो होगी वो लिक्विड में सबसे हाई होगी। तो जिस गैस के लिए के एस की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, उस गैस के लिक्विड में सॉल्बिलिटी क्या होगी बच्चों, उतनी हाई होगी। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते। बच्चों हम थोड़ा बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अगर हम लोग बच्चों ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, अगर हम लोग, आप जानते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। यही हेनरी का स्टेटमेंट है, हेनरीज लॉ है। क्लियर है ना। किस पे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ किसके बीच में, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इस पे हम ये जो वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है, तो इससे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ले लिया, और ये जो हमारी एक्स एक्सिस है इस पे हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमने ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, ये आपका ओरिजिन, ठीक। तो देखते हो आप कि ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, अधिक होगा तो उस गैस की जो सॉल्बिलिटी होगी या उस गैस का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, यानी स्ट्रेट लाइन मिलती है बच्चों। इसमें क्या मिलती है, इसमें हम लोग को दिखता है कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हम लोग को, जो कहाँ से होकर जाती है बच्चों, ओरिजिन से होकर जाती है, ठीक है। यानी अगर आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0.1 है, ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0.2 है, ठीक है, तो उसके हिसाब से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। यहाँ मान लीजिए 0.3 है, ठीक है, इस पे 0.4 है, तो उसी हिसाब से आपका प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा बच्चों। यानी अगर हम यहाँ से इसके ग्राफ का अगर स्लोप निकाल लें, स्लोप, ठीक है ना, जो थीटा होता है, तो इसकी जो tan थीटा की वैल्यू होगी, स्लोप की वैल्यू होगी, ठीक है, दैट विल बी गिव्स यू द वैल्यू ऑफ के एच। यानी अगर कहीं पे आपको के एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप उसका स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है, दैट विल बी द dy बाई dx, ठीक है, या कह सकते हो दैट विल बी द डेल x
डेल वाई बाई डेल एक्स। क्लियर है? वहाँ से आसानी से आप के एस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली। क्लियर है ना? तो ये हम लोग देख पाते हैं, दैट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हेनरी लॉ। ये सिंपली ये कहता है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे उस गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे उस गैस के लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। क्लियर है बच्चों? अब तो हम बात कर सकते हैं हेनरी लॉ के लिमिटेशंस की। ठीक है, हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं? Limitations of Henry's law. Limitations of Henry's। पहला जो आपका लिमिटेशंस बच्चों, अभी देखे हो आप कि जब भी आप लोग हेनरी लॉ की बात करते हो या कहीं भी हेनरी लॉ किसके लिए है, सॉल्युबिलिटी के लिए है। ठीक है, और जानते हो कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, यानी टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ये कमी है, कह सकते हो कि जब तक आप कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रखोगे तब तक आप हेनरी लॉ को सही से स्टडी नहीं कर सकते हो। सेकेंड, which gas is dissolved in liquid must be not reacted with that liquid। क्लियर है ना? मतलब ये है कि जिस भी गैस की आप लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो, ठीक है ना, वहाँ पे वो गैस उस लिक्विड के साथ में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिएक्टेड मतलब का मतलब क्या है कि देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द गैस एंड दैट सॉल्वेंट। क्लियर है ना? वहाँ पे उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। यानी कह सकते हो आप ऑक्सीजन को पानी में डिजॉल्व करो, वहाँ पे हेनरी लॉ अप्लाई होगा। आप नाइट्रोजन को वाटर में डिजॉल्व करो, हेनरी लॉ अप्लाई होगा। ठीक है ना? समझ रहे हो? अगर आप अमोनिया गैस को वाटर में डिजॉल्व करते हो, ठीक है ना, तो इस केस में हेनरी लॉ जो होगा एक्सप्लेन नहीं होगा, अप्लाइड नहीं होगा, बिकॉज अमोनिया वाटर से रिएक्ट कर लेती है, और जानते हो कि अमोनिया जब वाटर से रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो उस केस में आपका ये हेनरी लॉ आपका अप्लाइड नहीं होता है। क्लियर है ना? आप यह कह सकते हो कि अगर आप HCl गैस है, ठीक है ना, तो HCl गैस में कि आप लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात करते हो, ठीक है, तो ये गैस जो होती है ये भी इसके साथ में केमिकल रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, ये सिंपली कह सकते हो। यहाँ पे तो अभी पॉसिबल है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, सिंपली डिजॉल्व हो जाती है इसमें। ठीक है, लेकिन बहुत सारी एसिड गैसेज होती है। अब ये नहीं क्या, क्लोरीन देखो, क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस को आप पानी में डिजॉल्व, उस केस में ये लॉ जो होगा वो अप्लाइड नहीं होगा, बिकॉज क्लोरीन वाटर से रिएक्शन कर लेती है, और क्लोरीन वाटर से रिएक्शन करती है तो पता है आपको क्या बनता है। ठीक है ना, HCl और क्या बनेगा, नवजात ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है ना, 2 स्टेप में रिएक्शन करते हैं हम लोग। क्लियर है? तो ये जो लॉ है वहीं आपका अप्लाइड होता है। जो गैस की हम लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं वो उस लिक्विड के साथ में केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रेशर मस्ट बी क्या कह सकते हो, वेरी हाई प्रेशर इज अवॉइड। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर की हम लोग बात नहीं करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते इस केस में। ठीक है ना, अदरवाइज़ जो हेनरी लॉ होता है वो अपनी लॉ से डेविएट होने लगता है। क्लियर है? तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट
अब एक और चीज़ है, ठीक है, अब इसमें ये भी कह सकते हो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ गैसेस पार्टिकल्स, गैसेस मॉलिक्यूल कह सकते हो, गैसेस मॉलिक्यूल और नॉट ऑकरिंग इन दैट सॉल्यूशन, ठीक है ना, उस सॉल्यूशन में, उस लिक्विड में, ठीक है, वो उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो जा कर के एसोसिएशन या डिसोसिएशन अगर करेंगे तो फिर वहाँ पे हेनरी लॉ जो होगा वो आपका सही से अप्लाइड नहीं हो पाएगा। इन उस केस में भी जो हेनरी लॉ होता है वो डेविएशन दिखाता है। क्लियर बच्चों, दैट इज सम इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस एंड फैक्ट्स अबाउट द हेनरी लॉ। पहला क्या है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए। जिस गैस की हम उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ में केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे अप्लाइड है, यहाँ इस केस में अप्लाइड नहीं है, इस केस में भी अप्लाइड नहीं है। वेरी हाई प्रेशर इज अवॉइडेड, मतलब जो प्रेशर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, उस केस में भी हेनरी लॉ डिफाइन नहीं होता है। और लास्ट जो है वो जो जिस आप गैस को डिज़ोल्व कर रहे हो लिक्विड में ना, वो लिक्विड में वो आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल आपके मिलके एक पार्टिकल में ना कन्वर्ट हो जाएं या एक ही पार्टिकल जो है वो टूट ना जाए पार्टिकल्स में, तो उस केस में भी जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे अप्लाइड नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इस जैसे ही पानी डालोगे ये सब क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। क्लियर है, HCl क्या होगी, डिसोसिएट हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना, तो उस केस में हम लोग जनरली इसकी बात नहीं करते हैं। क्लियर है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके क्या हैं, लिमिटेशंस है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशंस में आप देखते हो बच्चों कि जो एक्वाटिक आपके एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको कहा जाता, पूछा जाता है कि क्यों आपके गर्मी के दिनों में वो झरनों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो झरनों का जो टेम्परेचर होता है बच्चों, ठीक है, झरनों और झीलों का वो लो होता है, वहाँ पे आसानी से जो मछलियाँ हैं आसानी से श्वसन कर सकती हैं, ऑक्सीजन का अमाउंट अधिक होता है, इस वजह से वो उधर शिफ्ट हो जाती हैं, पहला एप्लीकेशन। दूसरा ये एप्लीकेशन है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है ना, उसमें आप देखते हो कि हायर प्रेशर पे CO2 गैस को उसमें फिलअप किया जाता है, ठीक है, तो ये भी हम लोग हेनरी के लॉ के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अगला जो एप्लीकेशन इसका है, जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, वो जब नीचे आते हैं, ठीक है, समुद्रों में, ठीक, तो वो अपने साथ में ऑक्सीजन का टैंक लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उसके साथ में नाइट्रोजन फिलअप होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वहाँ पे मिक्स करके ले जाते हैं वो, ठीक है। तो बहुत नीचे जो होता है प्रेशर बहुत हाई होने की वजह से, ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ब्लड में, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बाहर आने के जब बाहर अब वो आते हैं तो बाहर आते वक्त प्रेशर रिलीज़ होता है, तो प्रेशर रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है कि नसों में एयर बबल्स आने लगते हैं, ठीक है, तो उससे बेंड नाम की एक प्रॉब्लम आपकी राइज हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो आपका एयर टैंक होता है, जो उसको डाइल्यूट करते हैं किससे, हीलियम गैस से, ताकि ये जो बेंड की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो त्वचा पर, जो स्किन्स पे जो फफोले पड़ जाते हैं वो फफोले ना पड़े, ठीक है, वो नाइट्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं उसके बनने के कारण होती है, उसको हम बेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो ना हो उसके लिए क्या करते हैं, उसको उसमें उस टैंक को, एयर टैंक को हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है। क्लियर है ना। अब उसके मतलब इस वजह से जो टैंक ले आता है एयर टैंक, ठीक है, उस एयर टैंक की जो कंपोजिशन होती है उसमें हीलियम होता है 11.2%, ठीक है ना, आपका 52.6% के आसपास में नाइट्रोजन होती है और 46 या 48 के आसपास में, ठीक है, ये 40% के आसपास में इसमें क्या होती है बच्चों, आपका ऑक्सीजन गैस होती है। क्लियर है ना, मतलब उसको नाइट्रोजन से हीलियम से उसको डाइल्यूट किया जाता है। क्लियर है बच्चों। और एक इसका एप्लीकेशन ये है कि जो हायर एल्टीट्यूड पे आपके जो लोग जाते हैं तो वो ठीक सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो, ठीक है ना, दाब कम होता जाता है। जब दाब कम होता है बच्चों तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो
अमाउंट है वो कम होने लगता है, ठीक है, जिससे हमारे श्वसन करने में हमको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो जब श्वसन करने में प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से हमारे ठीक ठीक सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और इस प्रॉब्लम को बोला जाता है एनेक्सिया, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो इसमें आपको NCERT में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे इसके कि कैसे इसके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।